नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों का एक एक वोट बेहद कीमती है, क्योंकि अगले 5 सालों में वो किस नेता को चुनते हैं ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उस एक नेता पर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होगी। तो यूपी में चौथे चरण के लिए 9 जिलों की जनता आज अपने विधायक के चुनाव के लिए वोट डाल रही है। साथ ही साथ क्या जो जनता है वो सीएम चेहरे को देखकर पार्टी को वोट दे रही है या फिर स्थानीय प्रत्याशियों पर जनता का जोर है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो हॉट सीट हैं उन पर भी हम एक बार बारीकी से उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। लोग पोलिंग बूथों के बाहर नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। लखीमपुर खीरी कई मायनों में इस बार यह जिला बेहद अहम है। जो तिकुनिया में किसानों के ऊपर गाड़ी छुड़ाने का मामला था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जो बर्खास्तगी है उसकी मांग को लेकर के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। विकास बनाम बदलाव, देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर कौन से मुद्दे हावी रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिलती है या फिर क्षेत्रीय जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जनता वोट करती है। परिणाम 10 मार्च को सबके सामने आ जाएगा। तीसरी तस्वीर बांदा की है। यहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। चौथी तस्वीर पीलीभीत की है। पीलीभीत यूपी का तराई इलाका है, उत्तराखंड से सटा हुआ ये इलाका, किसान सिख बहुल ये इलाका है। यहां पर खेती खूब होती है। 4 सीटें विधानसभा की हैं और चुनाव को लेकर जो जनसभाएं हुई थी उसमें जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, वो नदारद रहे थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खूब चला, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं आप कह लीजिए, आवारा पशुओं का जो मुद्दा है, गांव देहात को जोड़ने वाली सड़कों का मुद्दा है, मझोला की सहकारी चीनी मिल जो लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई है, ये तमाम मुद्दे जो है वो चुनाव में नदारद रहे। जो सियासी दिग्गज हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए ही नजर आए। अगली तस्वीर उन्नाव की है। उन्नाव में भी चुनाव चौथे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है और उन्नाव में कानून व्यवस्था जो इस बार का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उठकर सामने आ रहा है और उन्नाव में जो दुष्कर्म का मामला था वो भी कहीं ना कहीं खूब गरमाया था। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आज जनता वोट डाल रही है तो फिर उन्नाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बात आप आवारा पशुओं की कर लीजिए, चाहे दूसरे मुद्दे कर लीजिए, रोजगार की बात आप कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए आप, या फिर कानून व्यवस्था की बात आप कर लीजिए, किन मुद्दों पर उन्नाव की जनता वोट डाल रही है, किसको वोट दे रही है, ये 10 मार्च को साफ हो पाएगा। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आपको सांसद साक्षी महाराज भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर सीतापुर की सामने आ रही है और इस बार के चुनाव कई मायनों में बेहद खास हैं। खास इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार जो 5 साल यूपी में रही है उसके सामने चुनौती सत्ता को बरकरार रखने की है। अपने विकास के जो काम किए हैं उन मुद्दों पर चुनाव बीजेपी लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हें तरजीह मिल रही है? क्या स्थानीय मुद्दों से हटकर जो लड़ाई है वो धर्म, जाति, बिरादरी पर आकर रह गई है? क्योंकि जब वोटर वोट डालने जा रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है? वो धर्म, जाति, बिरादरी को ऊपर रख रहा है या फिर क्षेत्रीय मुद्दों को ऊपर रख रहा है? ये तस्वीर 10 मार्च को साफ हो पाएगी। चलिए आपको सांसद साक्षी महाराज का बयान सुनवा देते हैं जब वो वोट डालने उन्नाव में पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जादू सिर चढ़ कर के बोल रहा है। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी के इंसान का, किसान का किया है, तो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी का इंसान, किसान किसी की बात सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है
कि हम उन्नाव की तो 6 की 6 विधानसभा भारी बहुमत से जीतने वाले ही हैं, लेकिन पूरे के पूरे प्रदेश में, सारे देश में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड भी प्रचार के लिए मैं गया हूं, तो मुझे लगता है कि 2017 में जो जनादेश योगी जी को मिला था, उससे भी बड़ा जनादेश 2022 में मिलने वाला है। मुद्दा रहेगा विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यही सब मुद्दे रहेंगे। इस समय की जो सरकार है, काफ़ी सारे जुमले ज़्यादा किए हैं इन्होंने और खाली कागज़ों पे ज़्यादा किया है, ज़मीनी स्तर पे कम किया है। शांति व्यवस्था और गरीबों की देखरेख, इन मुद्दों पर जिनका यानी अब कहना ठीक नहीं है इस समय। तो वोट डालने के लिए सुबह से मतलब हाँ, हम 6 बजे से तैयार होकर के बैठे हुए थे। बहुत प्रसन्न थे, महापर्व है अपने देश का, इसलिए जोर शोर से भागीदारी करना हमारा काम। तो सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और वोटरों का मिजाज क्या है, वोटरों के मन में क्या है, वो 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो सवाल इस वक्त जनता के मन में भी है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, दूसरी तरफ ये बात भी कहीं ना कहीं खूब उछली चुनाव से पहले कि जो मुस्लिम वर्ग है उसने ये मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है। मायावती ने आज वोट डालने के बाद कहा कि सपा को वोट मत दीजिए, सपा को अगर वोट देंगे तो फिर गुंडाराज, माफियाराज सपा की सरकार बनने का मतलब है। सवाल मेरा सीधा सा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर मुस्लिम समाज एकमुश्त होकर वोट करता हुआ नजर आ रहा है इस बार के चुनाव? देखिए सोहन, जो कल अमित शाह ने बयान दिया है कि मुस्लिम वोटर जो है वो बीएसपी को वोट दे रहा है, ना कि सपा को दे रहा है। इसी बयान का जवाब में आज मायावती ने बयान दिया, जो आप बता रहे हैं कि बाकायदा मुस्लिम वोटर अगर उसको वोट देगा तो पुराना गुंडा राज आ जाएगा और कई तरह की दिक्कतें, कानून व्यवस्था की दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मुस्लिम वोटर नहीं बट रहा है। उसने पश्चिम बंगाल के चुनाव सबक लिया है। वो एक जगह जा रहा है, एकजुट होकर जा रहा है। 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात अलग है, या ये हो सकता है कि 3-4% भी इधर उधर हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा वोट सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है, वो सबको पता है। तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं से पता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बात की कोशिश जरूर हो रही है। चाहे बीजेपी हो और आपके बयान मायावती ने दिया उनकी, लेकिन उनको दिक्कत यही है जो 80 और 20 का फार्मूला जो योगी बाबा बोल रहा है, तो उसी बात को इंडिकेट करता है कि हाँ मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाता है तो बीजेपी की जगह आसान हो जाती है, जैसे 2017 में हुआ था। बिल्कुल, मुस्लिम वोट बैंक बटा था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक बटा नहीं है और ना ही बटने वाला। 3-4% का इधर उधर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। उसका ध्येय एक ही पार्टी को वोट डाला जा रहा है, जो बीएसपी चाहती है और बीजेपी चाहती है कि थोड़ा सा अगर ये वोट बैंक थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बीजेपी की जगह आसान हो जाए 2022 में सत्ता में पहुंचने के लिए। तो फिलहाल अभी होता नजर नहीं आ रहा है। बाकी चुनाव अभी तो जिसे कहा जाए कि 10 मार्च को पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। अभी तो किसी आंकड़ा नहीं किया जा सकता है इसका। अच्छा, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक और अहम सवाल मैं लूंगा कि कहीं चर्चा तो इसी बात की है कि जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन क्या सियासी पार्टियां बीएसपी को ज्यादा हल्के में तो नहीं ले रही हैं? कहीं बीएसपी अंडरडॉग बनकर तो सामने नहीं आएगी? क्योंकि बाद में अगर जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तस्वीर तभी साफ हो पाएगी, लेकिन अभी तक का आंकलन आपको बीएसपी को लेकर के क्या कह रहा है? क्योंकि डिजिटल प्रचार पर बीएसपी का लगातार जोर रहा है, डिजिटली स्ट्रांग मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार कोरोना की वजह से शुरुआत में डिजिटल प्रचार पर ही जोर था, रैलियां बंद थी, तो वो फैक्टर क्या बीएसपी के काम आता हुआ नजर आ रहा है? और क्या बीएसपी किंग मेकर हो सकती है यूपी में? बीएसपी का जो वोट बैंक है वो एक स्थायी वोट बैंक है। वो कभी इधर उधर ज्यादा खिसकता है, 1-2% के मार्जिन अलग है, बाकी इधर उधर कभी नहीं खिसकता। तो बीएसपी बिल्कुल इस बार बीएसपी का प्रचार ज्यादा नहीं दिखाई दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएसपी जैसे कहा जाए कि लाई से बाहर हो गई ना। मैं बार बार कह रहा हूँ बीएसपी इस 2022 के यूपी चुनाव में तीसरा सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो दूसरा चेहरा हो, चाहे वो तीसरा चेहरा हो, चाहे वो चौथा चेहरा हो, बीएसपी
हमेशा ही लाइन में बनी रही है, पंक्ति में खड़ी रही है। हाँ, जिस तरह से कि पहले दूसरे नंबर की लड़ाई में शायद नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर की लड़ाई में वो है। तीसरा सबसे बड़ा दल बनता है बीएसपी की सुधरेगी। और ये बीएसपी के आगे आने से जब दूसरा फेज था तो उसमें कई जगह बीजेपी से ज्यादा बीएसपी ने सपा को नुकसान किया है चीज में। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है लखनऊ में भी आज एक सीट ऐसी है जिसे हम कह सकते हैं मोहनलाल, वहाँ पे बीएसपी का कड़ा मुकाबला है। और वो मुकाबला बीएसपी पहले बीएसपी सपा के बीच दिखाई दिया था, लेकिन आज वो मुकाबला बीएसपी और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा है। वो सीट आज लखनऊ में भी बीएसपी एक सीट लाने की स्थिति में अभी बनी हुई है फिलहाल। बाकी वो देखने की बात है क्या, लेकिन फिलहाल बीएसपी लड़ाई में बनी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बीएसपी को आप कम नहीं आ सकते किसी भी चुनाव में। बीएसपी लगातार और जीतती है, अगर बीएसपी अच्छे नंबर आते भी है या चुनाव के बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि बीजेपी को किसी का सहारा लेना पड़े, तो कोई संदेह की बात नहीं है कि बीएसपी शायद बीजेपी के साथ खड़ी दिखे चुनाव के बाद में। जी बीएसपी तीसरे नंबर पर आप जिस तरह से आकलन करके बता रहे हैं कि ये आसार लगातार बन रहे हैं और बीएसपी को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की जो हालत है वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये सवाल इसलिए कांग्रेस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भी आज वोट डाले जा रहे हैं, उसको लेकर मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन उससे पहले उन्नाव से खबर सामने आ रही है, दरअसल वहां पर लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया है और सुबह से करीब 4 से 5 घंटे तक लोगों ने वोट नहीं डाला है, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। और जो जानकारी मिल रही है कि डीएम वहां पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को मनाया है, जिसके बाद ग्रामीण वोट डालने के लिए राजी हुए हैं। तो ये खबर भी सामने आ रही है, उन्नाव से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। चौथे चरण के तहत उन्नाव में भी मतदान हो रहा है, लेकिन विधानसभा 164 के मलझा गांव में वोट का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन समेत भारी फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। आपको बता दें कि करीब 4 से 5 घंटे तक ग्रामीणों ने वहां पर वोट नहीं डाला था। साफ तौर पर नाराजगी लोगों के बीच में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि अब जो है गांव वाले मान गए हैं। डीएम खुद वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इतनी देरी हुई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। और जब इतनी देरी हो जाती है तो फिर मतदान प्रतिशत कितना रहेगा उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। हमारे संवाददाता विनीत सिंह ने जायजा लिया है, ग्रामीणों से बात की है, क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, चलिए वो आपको सुना देते हैं। के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे जनता नाराज होकर आज वोट का बहिष्कार करती है। हमारे साथ आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए कितनी पब्लिक खड़ी है, लेकिन इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है और किस बेस पे किया है आज ये जानना चाहेंगे पब्लिक से। क्या नाम है आपका? ननको। किस लिए आपने वोट का बहिष्कार किया? हमारा रोड नहीं बन रहा है साहब, बहुत दिन। ये रोड कहाँ से कहाँ तक की रोड है? या मुतरिया मार्ग से तक। तो ये रोड कब से नहीं बनी आपकी? अरे हो गई 20 साल से नहीं बनी है। 20 साल से? हाँ। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की, कहीं उच्च अधिकारी को नहीं बताया, किसी नेता को नहीं बताया? बताया गया 3 गवाह सब कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक? नहीं कोई नहीं। आपका क्या नाम है दादा? नंद। आप यही ग्रामीण निवासी हैं? ये कौन सा गाँव लगता है? मलझा। मलझा। तो आप किस लिए अपने वोट का बहिष्कार करें? किस लिए? वोट तो आपका अधिकार है, इससे आने वाली सरकारें चुनी जाती हैं जिससे कि आपका विकास हो सकता हो। अरे जब यहाँ इतनी मुसीबत है कि औरतों को अगर गड़बड़ी है तो अगर लेकर जाए कहे तो एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, उसको खटिया लेकर जाओ 3 किलोमीटर तब कर जाए, तो दिक्कतें हैं सब। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की सरकारी ऑफिसर से, डीएम से, एसपी से, नेता से, विधायक से, कहीं किसी को प्रार्थना पत्र दिया या किसी के पास गए? यहाँ महाराज जी स्वयं है, 20 साल से। कौन महाराज जी? पूरा नाम बताइए। सरसी महाराज स्वयं है? हाँ। तो आप उनके पास वो आए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हम उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि 20 साल से सब बीजेपी में वोट दे रहे हैं और फिर भी आप हमारे पर लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही है, किस लिए नहीं सुनी जा रही? तो तुरंत हमारा गला बंद पकड़ा सची महाराज ने। हाँ, फिर कागज का मुंह दाब 2 साल। चलिए कोई बात नहीं, ये ग्रामीणों का आक्रोश है वो खुल कर बाहर निकल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। एक ग्रामीण हमारे साथ और मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? सत्यनारायण।
क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ की रोड जर्जर पड़ी हुई है, खूब खांचे। कितने वर्षों से पड़ी हुई है? साहब 20 साल से पुरानी पड़ी। आपने कहीं शिकायत पत्र दिया, कहीं कुछ किया? जी हाँ, सांसद महोदय को हमने शिकायत की, उन्होंने कई बार आए यहाँ देखा, लेकिन सड़क की कोई सुनवाई नहीं की। अरे 50,000 पत्र। आप देख सकते हैं ग्रामीणों का आक्रोश इतना भयावह हो गया कि उन्होंने वोट जो उनका खुद का अधिकार है उसे उन्होंने मना कर दिया है, और तमाम अधिकारी यहाँ आने के बावजूद भी अभी वो लोग मान नहीं रहे हैं। और सीधा सीधा आरोप ये भाजपा सरकार पर जाता है कि उन्होंने पब्लिक की आवाज को न सुनकर अपनी मनमानी जताई, जिसके कारण आज ग्रामीण नाराज। तो ग्रामीणों में नाराजगी देखने को जरूर मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ग्रामीण मान गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस नेता को ये वोट देते हैं, क्या वो जो इनकी मांग है उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 5 साल बाद फिर से वही तस्वीर दोबारा देखने को मिली, वोट बहिष्कार करते हुए लोग नजर आए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए किसी भी सूरत में अच्छा कतई नहीं है। चलिए, लखीमपुर खीरी से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ ईवीएम में फेविक्विक लगा दी गई, जिसकी वजह से मतदान 1 घंटे तक करीब बाधित रहा है। तो लखीमपुर खीरी से यह मामला सामने आया, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है, लखीमपुर खीरी भी इसमें शामिल है। इस बीच लखीमपुर खीरी की सदर सीट के कादीपुर सानी गांव में किसी शरारती शख्स ने ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया। सपा ने आरोप लगाया है कि फेविक्विक की वजह से उसके प्रत्याशी का बटन ही नहीं दब रहा था। बताया जा रहा है कि ईवीएम में फेविक्विक डाले जाने की वजह से करीब 1 घंटे तक मतदान रुका रहा। फिर प्रशासन ने ईवीएम मशीन बदली, तब जाकर मतदान दोबारा शुरू किया जा सका। पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि किसी ने ईवीएम में उनके नंबर के बटन पर फेविक्विक डाल दी थी, जिसकी वजह से बटन दब ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, तब कार्रवाई हुई और मतदान शुरू किया जा सका। इस बीच करीब 1 से 1.5 घंटे तक मतदान रुका रहा। सपा प्रत्याशी ने मांग की कि ईवीएम में फेविक्विक डालने वाले के खिलाफ सीसीटीवी के जरिए पहचान कर कार्रवाई की जाए। अब पूरे मामले को लेकर एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लीजिए। अभी लखीमपुर विधानसभा में एक कंप्लेन आई थी हमारे पास ट्विटर के माध्यम से कि एक ईवीएम मशीन में ग्लू लगाकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बटन को चिपका दिया गया था। तत्काल उस ईवीएम मशीन को चेंज कर दिया गया है। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक वहां चल रहा है। जो आरोपी व्यक्ति उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है और ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरें भी बीच बीच में सामने आ रही हैं। जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं बनती है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मामले की जांच हो और जांच के बाद सख्त कार्रवाई भी देखने को मिले। लेकिन जो तस्वीर पीलीभीत से सामने आई है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। दरअसल यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो पीठासीन अधिकारी का है जो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पीठासीन अधिकारी शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस चुनाव आयोग पर चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से सही ढंग से करवाने की जिम्मेदारी है, अगर पीठासीन अधिकारी की ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो फिर जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से कैसे होंगे, निष्पक्ष तरीके से कैसे होंगे। और इन अधिकारियों को जब जिम्मेदारी दी जाएगी, जिन अधिकारियों को खुद का होश नहीं है, जिन अधिकारियों को अपने पद की गरिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तो फिर सवाल तो कई सारे उठेंगे। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में शराब पीकर मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी ने गदर काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीठासीन अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल उनका कराया जा रहा है। पूरनपुर जीजीआईसी बूथ पर इस कर्मचारी की तैनाती थी। अब सवाल, ये तस्वीर कई सारे खड़े कर रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये होती है कि चुनाव सही ढंग से हो, किसी तरह की दिक्कतें मतदाताओं को सामने ना आए, लेकिन पीठासीन अधिकारी जिनके ऊपर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, अगर उनकी ये तस्वीर सामने आएगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह के अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मेडिकल करवाया जा रहा है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर पूरी बात क्या है और उसके बाद ही पूरी तरह से मामले का खुलासा हो पाएगा। अनूप शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अनूप जी, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, लेकिन पूरनपुर से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, पीलीभीत से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शर्मनाक और इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है।
सोहन, देखिए ये लोकतंत्र का एक महापर्व है जिसमें आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इस प्रदेश की विकास करने वाले कुछ नेताओं को चुनते हैं। तो ऐसे में हर छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक की अपनी एक जिम्मेदारी वाली भूमिका होती है, जो बाकायदा जिसको चुनाव ड्यूटी कहते हैं लगाई जाती है। और ऐसे में अगर पीठासीन अधिकारी ही शराब के नशे में आकर बैठेंगे या शराब के नशे में आकर ड्यूटी करें तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही संगीन मामला है। और ये जिसे कहा जाए कि ये आपराधिक मामला भी साथ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव की ड्यूटी में इस तरह से आना, एक नॉर्मल ड्यूटी में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव की ड्यूटी में इस तरह से आना बेशक कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनकी पर होनी चाहिए। होगी ही क्योंकि उनका मेडिकल करा लिया गया है और बेशक उनकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी, हो सकता है निलंबन भी हो जाए उनका। क्योंकि चुनाव के समय ऐसे जब एक हम लोग बोलते हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान, मतलब पहले मतदान की कितनी बड़ी यहाँ भूमिका होती है। लेकिन सवाल ये हो रहा है ना कि यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, पहले मदिरा पान फिर होता रहेगा मतदान। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बदल दिया उन्होंने, पहले मदिरा पान और बाद में मतदान। तो बिल्कुल ऐसे अधिकारी देखिए कलंक है समाज के, जिसे कहा जाए कि बिल्कुल उनके पर कड़ी कार्रवाई होगी भी, होनी भी चाहिए और मेरे ख्याल से उनकी गिरफ्तारी हो भी चुकी है वहाँ पे इस समय। बिल्कुल। अच्छा, हम इससे पहले कांग्रेस को लेकर के बात कर रहे थे, रायबरेली में भी चुनाव हो रहा है। जो अदिति सिंह पहले कांग्रेस से विधायक बनी थी रायबरेली से, पार्टी बदल ली उन्होंने, बीजेपी में आ गई और बीजेपी के टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां से 1952 से अगर बात करें तो केवल 3 बार को छोड़ दे तो हर बार कांग्रेस का सांसद वहां पर रहा है, सोनिया गांधी सभी जानते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रायबरेली सीट कितनी अहम इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर अदिति सिंह चुनाव जीतती हैं तो क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन्हें सोनिया गांधी की जो छवि वहां पर है रायबरेली में उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और अगर इस बार अदिति सिंह चुनाव जीतती हैं तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या उन चुनावों में कांग्रेस की राह रायबरेली में मुश्किल हो सकती? देखिए सोहन, रायबरेली और अमेठी ये दो ऐसे जिले हैं जिससे कांग्रेस पार्टी से आला कमान जिसे कहा जाए, हाईकमान उनको पाला है, उनको संसद में पहुंचाया, उनको बाकायदा एक ऊंचा स्थान इस देश का सबसे ऊंचा स्थान दिलाया रायबरेली और अमेठी में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस के बाकायदा जिलों पर निकल रही है। अब वहाँ से चूंकि एक संगठन कमजोर हो चुका है, सभी कहते हैं हाँ यूपी के अंदर प्रियंका वाड्रा गांधी ने अच्छा जी सके माहौल बना, लड़की उड़ सकती, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना था नीचे तक नहीं जा पा रहे। क्यों? कारण उसका ये कि बूथ लेवल पर, उनका मैं बाद में कहता हूँ, बूथ लेवल पर कांग्रेस का मैनेजमेंट जीरो है, कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं है। तो आप जो माहौल बना कर आते हैं नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सीधा सा इसका फंडा है। वो भी साथ में जो अदिति सिंह वहाँ से कांग्रेस की विधायक थी, अब वो बीजेपी में आ गई, अच्छी विधायक है, काम करने विधायक है। उनका जितना हारना तो अलग बात है, लेकिन हाँ उनके अच्छे चांसेस है इस बार निकलने अदिति सिंह के। अब रायबरेली अभी कल अमेठी प्रियंका गांधी अमेठी जाने वाली है। तो कहने मुद्दा ये है कि ये कांग्रेस 2022 की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस 2024 की लड़ाई लड़ रही है। 2024 के लिए अपना माहौल बना रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी रायबरेली में भी अभी आक्रामक प्रचार उनका नहीं है। हालांकि सपा ने कांग्रेस के खिलाफ वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, जैसे कांग्रेस ने करहल में नहीं किया था, करहल में नहीं खड़ा किया, पर ये दोनों गए अपनी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो साथ में तो मुद्दा यही है कि कांग्रेस जो अभी है अभी अच्छा आक्रामक प्रचार में नहीं है, 2024 की लड़ाई में है, ये बार कहता रहा है अपने चैनल पर। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि अगर अदिति सिंह बीजेपी से चुनाव जीतती हैं तो 2024 में क्या रायबरेली में कांग्रेस के लिए 2024 में मुश्किल हो सकती है? एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट की भी बात कर लेते हैं। राजेश्वर सिंह बनाम अभिषेक मिश्रा, या यूं कहें कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको, ज्यादा असरदार क्या लग रहा है आपको? जो जाति फैक्टर है वो लग रहा है, ब्राह्मण बनाम ठाकुर ये ज्यादा असरदार लग रहा है, या फिर विकास बनाम बदलाव? कौन ज्यादा असरदार सरोजिनी नगर में, कौन सा किस मुद्दे पर जो जनता है वो वोट ज्यादा डाल रही है?
देखिए इससे पहले जो 2017 की विधायक थी स्वाति सिंह थी, स्वाति सिंह महिला विधायक थी, लेकिन उनका जिसे कहा जाए उनके क्षेत्र में इनके काम को देखते हुए उनका टिकट कटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक विवाद और हो गया जो उनके पति दयाशंकर सिंह, दोनों के बीच का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें स्वाति सिंह ने आरोप बोल रही थी कि मेरे पति मुझे मारते हैं, मतलब एक कुछ वाला आरोप उसमें सामने आया था। नहीं, लेकिन इसके अलावा स्वाति सिंह का टिकट कटना लगभग तय भी माना जा रहा था, क्योंकि गोमती नगर में जिस तरह से वो बियर शॉप का उद्घाटन करने पहुंची थी, जिस तरह से उनके कई विवादों से ही वो वहां तक पहुंची थी, और उसके बाद विवादों से ही कहीं ना कहीं उनका करियर अब खत्म होने की कगार पर आता हुआ नजर आ रहा है। विधायक की अगर मैं बात करूं, इसी वजह से उनका चुनाव भी, जो टिकट है वो भी कटा हुआ है। हालांकि बीच में ये भी निकलकर सामने आया था कि उनके पति और उनके बीच में तकरार, जिस तरह से आप बता रहे हैं। लेकिन अगर स्वाति सिंह की आपने बात की, तो स्वाति सिंह को टिकट ना देना, वहां से राजेश्वर सिंह को टिकट देना, तो इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या हो सकती है? क्या राजेश्वर सिंह जिस तरह से उनका करियर रहा है, उसके बाद क्या बीजेपी एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा जब स्वाति सिंह को टिकट दिया गया था तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बातें की गई थी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अब ऐसे में जिस तरह से राजेश्वर सिंह को यहाँ से उतारा गया है, उसके अलावा सिमरन को कन्नौज से दिया गया है, जिस तरह से बीजेपी लगातार माफिया राज खत्म करने की बात करती है, बुलडोजर का जिक्र होता है, तो क्या ये संदेश है, इसी वजह से इन्हें यहाँ से उतारा गया है? देखिए सोन भाई, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल हुआ तो स्वाति सिंह का तो टिकट कटने वाला था, लेकिन उस ऑडियो वायरल होने से दयाशंकर जो उनके पति है वो यहाँ चुनाव उनको टिकट मिलने वाला, तो वो भी कैंसिल हो गया। जो आज उनको बलिया में उनको टिकट दिया गया है, तो उससे जो दयाशंकर यहाँ से लड़ना चाहते, सबसे लगा ठीक है, जिनका टिकट लगभग फाइनल था वो कट के चला गया बलिया में। अब बात आती है कि राजेश्वर सिंह को क्यों कहते हैं कि बीजेपी बार बार ये दिखाना चाहती है कि सपा माफियाओं को टिकट देती है और हम माफियाओं को पकड़ने वालों को टिकट देते हैं। राजेश्वर सिंह जैसे ईडी से आए हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, कि इनकी बात कहा जाए, और एक असीम अरुण जो कमिश्नर रहे कानपुर के, उनको कन्नौज में दिया गया। ये दोनों को टिकट देकर ये बीजेपी ने दिखाया कि देखिए आप माफिया को टिकट देते हैं, आप आजम खान के लड़के को टिकट दे रहे हैं, आप आजम खान को टिकट दे रहे हैं, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? हम इनको पकड़ने वालों को टिकट दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मिटाने वालों को टिकट दे रहे हैं। मामला बीजेपी सामने ला रही थी, ये दिखाने की कोशिश की गई थी। अब बात सवाल आपका जो था कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की जो बात, बिल्कुल ये बता देता हूँ। देखिए ये सरोजी नगर सीट में दिक्कत क्या है, सपा की दिक्कत क्या है? सपा के जो सादा प्रताप थे वो शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे, उनको टिकट मिलने को नहीं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव करीबी होने के कारण ही शायद उनको टिकट नहीं मिला। जो बाद में बीजेपी में आ गए, एक और विधायक है वो वहाँ के बड़े नेता है सरोजी नगर के, वो भी बीजेपी में आ गए। सपा के जो बड़े नेता थे सरोजी नगर में, जिनका एक अच्छा प्रभाव था, वो टूटकर आके बीजेपी के अंदर, तो सपा की रात थोड़ा यहाँ मुश्किल हो गई है। एक भीतर घात होने की आशंका बनी हुई है यहाँ पर, यही बात बड़ी है। अभिषेक मिश्रा उत्तर में अच्छा कर रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर अभिषेक मिश्रा उत्तर में होते तो शायद वो कड़ी टक्कर उत्तर के जो बीजेपी के जो विधायक के नियत उनको अच्छी टक्कर देते, लेकिन 18 दिन को उठाकर सीट ले गए। तो सपा यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग से ठाकुर से ज्यादा दिक्कत यहाँ सपा के आने वाली है कि उनके अपने ही नेता उनके बहुत बड़े रूढ़ा बनने वाले हैं सपा के रास्ते का। सपा को सबसे पहले अपने अंदर जो नेता है, जो अपने पिता जाते हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। बाद में राजेश्वर सिंह से लड़ेंगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत सपा के साथ यहाँ पे ये आने वाली है। अच्छा, एक और अहम सवाल मेरा ये है आपसे कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जो जनता है विधायक चुन रही है, उम्मीद देखी जाती है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण रहते हैं। हमने जनसभाएं भी देखी, आतंकवाद का मुद्दा उठता है, कानून व्यवस्था को लेकर के, हालांकि क्षेत्रीय जो समस्या है वो कानून व्यवस्था भी कई इलाकों में रही है, और इस दिशा में लगातार काम करने के बाद भी बीजेपी करती आई है। और जिस तरह से दो चेहरों की आपने बात की, उन्हें भी जिस तरह से टिकट दिया गया है, तो बीजेपी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि पुलिसिंग व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने पर फोकस है, उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि स्थानीय मुद्दे वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दे, आपको नहीं लगता? और इसके साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जाति बिरादरी और धर्म को लेकर के जिस तरह से सियासत देखने को मिलती है, क्या इसमें आपको नहीं लगता कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बेहद गौण रह जाते हैं, वो छूट जाते हैं? जिन मुद्दों पर जिन विधायकों को 5 साल काम करना है क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं
जो दिखना चाहिए, जो जनता को विधायक चुनने चाहिए, वो कहीं उसमें उनकी राह में रोड़ा बन जाते हैं। जिस तरह से मुद्दों को उछाला जाता है, जिस तरह का माहौल बनता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। दिखा रहे थे दिक्कत करी, बिल्कुल मुद्दा क्या हुआ, वहाँ रोड नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर के विधायक ने, वहाँ का जो विधायक था वहाँ उसने विकास नहीं किया। लेकिन एक बात में हमेशा कहता हूँ कि विकास न करने से आप सीट हार सकते हैं, लेकिन सिर्फ विकास करने से आप जीत नहीं सकते, ये भी तय बात है। ये तय सत्य है लोकतंत्र का हिंदुस्तान। तो आप खाली विकास करने के बाद ये कहें कि हम जीतने जा रहे हैं, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पर जीत नहीं सकते, उसके साथ अन्य मुद्दे भी होने जरूरी है। तो आपने जैसे स्थानीय मुद्दे बिल्कुल मायने रखते हैं स्थानीय मुद्दे, लेकिन चुनाव में इस तरह से पार्टियां उनको डाइवर्ट कर देती मुद्दों को कि अपने आप ही जो बड़े मुद्दे हैं या यूं कहें कि राष्ट्रीय मुद्दे वो भी यहाँ चले आते हैं। जैसे कि आतंकवाद का अहमदाबाद ब्लास्ट केस मुद्दा बीजेपी सुप्रीम उठा रही है कि सभा के तार सीधे सीधे आतंकवादी पेट्रोल है। बार बार बीजेपी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बार बार आरोप लगा रही है। पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा कि जो साइकिल में वहाँ पर रखे गए थे सिंबल को भी उससे तोड़ दिया, कनेक्शन कर दिया। आज जैसे जो स्थानीय मुद्दा क्या है, आवारा पशु का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल आप पीएम ने आज बारामती में इस बात को बोला कि हम गाय के गोबर से ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे आपकी अन्य नोटिस आए हो, तब आप खुद ही जो छुट्टे जानवर घूम रहे होंगे, कुछ छोटे लोगों को बांधने से कुछ कमाई हो जाएगी। तो कहने मुद्दा है कि कभी कभी छोटे स्थानीय मुद्दे बड़े बन जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है। जैसे हमारा पशु वाला मुद्दा हो गया, अधिकतर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, खासतौर से बीजेपी वो राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय तौर पर ले आती, राष्ट्रवाद से जोड़ कर ले आती है। यहाँ पर वो बीजेपी को ये फायदेमंद होता है। अभी देखिए राम मंदिर मुद्दा है, ये राम मंदिर मुद्दा भी देखिए जैसे ही आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, ये जो 5वां चल रहा है, देखिए राम मंदिर मुद्दा शुरू हो जाएगा। तो पहले मुद्दा है कि हाँ स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी को मिक्स करके आगे चलती है, तो इससे बीजेपी को सूट करता है बीजेपी। बिल्कुल अनुप जी, थोड़ा समय का अभाव है, आपसे आखिरी सवाल लूंगा और बेहद अहम सवाल ये। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीएसपी को होगा। कितनी सच्चाई इस दावे में, और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको ये लग रहा है कि बीएसपी और बीजेपी बाद में कुछ हो सकता है, गठबंधन अगर सीटें कम पड़ती हैं तो इस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ऐसी संभावना कम है। देखिए राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा संभावना कम है कि बीएसपी बाद में सपा के साथ चली जाए, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज बीएसपी के जो अंदर गठबंधन उनके तक मैसेज किया कि दोनों इसी तरह से काम कर रहे हैं। सपा बप्पा कर जाएगी ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है चुनाव के बाद में, से कोई दौरानी हो तो ये भी सकता है कि जो ऑलरेडी है वो चुनाव के बाद में अगर बीजेपी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है बीजेपी से लग चले आए, तो होने में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, बस पार्टी को लगना चाहिए कि यहाँ सत्ता कहाँ हमको मिल रही है। जिधर सत्ता नजदीक होगी पार्टी अपने आप दौड़ के, जो छुट्टी पार्टियां अपने आप दौड़ के उस पार्टी तक चली जाएंगी जिनसे उनको सत्ता करीब मिल रही है, सत्ता जिनसे में नसीब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला जी, जो लखनऊ से हमें चुनाव को लेकर के पल पल की अपडेट देते हैं, साथ ही साथ सियासी समीकरण किस तरह के बन रहे हैं, किस तरह से किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं, कौन से मुद्दे अहम हैं, इसको लेकर के जानकारी दे रहे थे। तो यूपी में मैदान सजा हुआ है, चौथे चरण का पड़ाव सामने है, जनता वोट डाल रही है और बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। सवाल ये कि जब पोलिंग बूथ में लोग वोट डालने जा रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है वो 10 मार्च को नतीजों से साफ हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि चौथे चरण के चुनाव में आखिर बाजी कौन मारता है। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।